So we have to start with exercise numericals today. In the first exercise numerical, you have been given a truck of mass 5 ton, which is traveling on a horizontal road with 36 km per hour, and it stops on traveling 1 kilometer. 1 किलोमीटर चलने के बाद वो रुक गया. What fraction of its weight is the frictional force exerted by the road? If we assume that the story repeats for a car of mass 1 ton, मतलब पहले 5 टन का कार था, अभी 1 टन का कार है, that is can moving with the same speed, stops in similar distance. Okay, तो कंफ्यूज करके क्वेश्चन पूछा है. क्वेश्चन इजी है. आपको बोला है आपके पास एक 5 टन का गाड़ी है पहले केस में, दूसरे केस में एक 1 टन का गाड़ी है, राइट? और द स्पीड्स आर सेम, 36 किलोमीटर पर आवर दोनों का स्पीड है. दे स्टॉप आफ्टर ट्रैवलिंग 1 किलोमीटर आफ्टर इट्स इंजन फेल, मतलब वी आर नॉट अप्लाइंग एनी ब्रेक्स, इट इज stopping because of the failure of the engine. So there will be friction between tire and road surface. So what fraction of its weight is the frictional force exerted by the road? So you are just supposed to find out fraction of, like ratio of frictional force to that of weight. इतना ही करना है. तो given में आपको क्या क्या दिया है? In given quantities you have been given mass. Mass is 5 ton, and 5 ton you should know that is 5000 kilogram. वैसे पहले केस से सॉल्व करूंगा, दूसरे के लिए आप खुद ही कर लोगे. करना नहीं, आंसर सेम आएगा वैसे. तो v इज इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर है. 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. दैट बिकम्स 10 मीटर पर सेकंड. ओके, एंड डिस्टेंस दे हैव टोल्ड यू 1 किलोमीटर विच इज 1000 मीटर. वैसे इन सब चीजों की जरूरत नहीं है हमको, बट स्टिल यू आर सपोज टू फाइंड आउट फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन वेट, दिस रेशियो. बहुत सिंपल है ये. व्हाई? बिकॉज वी ऑलरेडी नो दैट. हमको पता है फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला. फ्रिक्शनल फोर्स इज नथिंग बट म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन. जिसको पता नहीं होगा अब पता कर लो. फ्रिक्शनल फोर्स नथिंग बट mu times of normal reaction. mu होता है coefficient of friction, where mu is coefficient of friction. Coefficient of friction. N is normal reaction exerted by the surface of road onto the vehicle. So ये normal reaction हो गया, ये frictional force हो गया आपका. So this is frictional force. हमको F by W मतलब फ्रिक्शनल फोर्स बाय वेट चाहिए. एनीवेज, तो पहले तो मैं ये जो फॉर्मूला है यहाँ से मैं F by N इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन निकाल सकता हूँ, इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लिख सकता हूँ, इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दैट इज म्यू. बट फोर्स इन जनरल इक्वेशन ऑफ फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन. नॉर्मल रिएक्शन इज मास इनटू g, एक्शन इनटू ग्रेविटी. ये पता होना चाहिए नॉर्मल रिएक्शन कैसे है. फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था एनी ऑब्जेक्ट सिटिंग experiences or exerts force, that is force which is mg, and the surface exerts opposite force normal to the surface, that is normal reaction n. So when a body is at rest, n is equal to mg होता है, ये पता होना चाहिए, right? So this is what you should know. Okay, अब जब ऑब्जेक्ट मूव होगा तो it will experience a friction between the surface of the table and the surface of the object. हमारे केस में vehicle is moving on road, तो tires and road surface. अगर object is moving in this direction, the force of friction is in the opposite direction, and that is given by mu times of normal reaction. मैंने already बताया है ये. तो anyways, the important thing is that you have mu is equal to a by g. Why we need this you will understand in a while. Easy है, क्वेश्चन बहुत easy है.
तो हमको क्या चाहिए था, हमको चाहिए फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन वेट, फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन वेट। ओके, तो फ्रिक्शनल फोर्स हमको पता है, एनी काइंड ऑफ फोर्स यू कैन जस्ट राइट, फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला अभी तो लिखा था मैंने, म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, वेट इज mg। मैंने पहले ही बताया नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, mg ही तो होता है वो, तो म्यू mg अपॉन mg, मतलब कैंसिल, मतलब म्यू क्या है, a बाई जी इन शॉर्ट। तो F बाई डब्ल्यू इज a बाई जी। मैं चाहता तो आपको एक ही स्टेप में बता सकता था, दैट क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया था एक्चुअली एट दिस स्टेप, बट बिकॉज यू डोंट नो बेसिक्स, तो हम लोगों को मिल गया रेशियो ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स टू दैट ऑफ वेट a बाई जी। व्हाट डज दिस टेल्स अस, ये हमको बताता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट टेल्स यू दैट दोनों केसेस में, चाहे गाड़ी 5 टन का हो, चाहे गाड़ी 1 टन का हो, चाहे गाड़ी आधे टन का हो, चाहे 1 किलोग्राम का हो, तो F अपॉन W इज ऑलवेज गोइंग टू बी द सेम, क्योंकि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। F बाय W के इक्वेशन में मास तो है नहीं, तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास बेसिकली। तो एंड आल्सो दिस इज इनिशियल स्पीड, फाइनल स्पीड इज 0 बिकॉज इट स्टॉप्स। जी हमको पता है, जी नॉर्मली हम 9.8 या फिर 10 लेते हैं डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन टू क्वेश्चन। और ए कैसे निकालोगे, वी ऑलरेडी नो दैट बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस, तो मुझे यहाँ से मिल जाएगा ए विल बी बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s। तो मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा यहाँ पे, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s, और जी ऑलरेडी था, तो f बाय w इज इक्वल टू v स्क्वायर इज 0 माइनस u स्क्वायर, और u इज 10 स्क्वायर, ओके, and upon 2 into s basically 1000 10 power 3, and into g की वैल्यू 10 ले लेते हैं वापस से, तो ये आ जाएगा आपका इन शॉर्ट 10 to the power 2, और नीचे 10 to the power 4, तो 1 upon 200। so the fraction of frictional force to that of weight is 1 by 200 in both the cases. Why both the cases? Because F by W is independent of mass, so F by W is 1 by 200 in both cases, since it is independent of mass। तो ये मास पर डिपेंड ही नहीं करता बेसिकली। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था, हमको F by W का रेशियो चाहिए। क्वेश्चन में दिया है एक ट्रक है जिसका मास है 5 टन, इट इज ट्रेवलिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड विद 36 किलोमीटर पर आवर speed, initial speed, it stops after 1 kilometer because of the failure of the engine। इतना आपको दिया है and you are supposed to find F by W। सबसे पहले हमको ये बताना चाहिए कि frictional force मतलब mu times of normal reaction where mu is coefficient of friction, right? Okay, तो ये coefficient of friction क्या है, as and when जब आएगा मैं बताने वाला हूँ आपको। फिलहाल याद रखना कि it tells you how much is the friction between two surfaces। रोड और टायर में कितना फ्रिक्शन है, म्यू की वैल्यू ज्यादा तो ज्यादा फ्रिक्शन है, कम तो कम फ्रिक्शन है बेसिकली। सो इट गिव्स यू द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस। तो F इज इक्वल टू म्यू एन है, तो F बाय एन इक्वल टू म्यू आ गया, राइट। बट व्हाट इज F इन जनरल, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन। देखो फोर्स किसी भी टाइप का हो, वो फ्रिक्शनल हो, वो ग्रेविटी हो, कुछ भी हो, अल्टीमेटली हम मास इनटू ए जनरल फॉर्मूला लिख सकते हैं। नॉर्मल रिएक्शन mg आता है, मैंने ऑलरेडी बताया, तो ma अपॉन mg इक्वल टू म्यू, तो म्यू इक्वल टू a बाई जी मिल गया हमको, इक्वेशन नंबर 1। फिर F बाई W, F इज म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन अपॉन वेट इज mg, बट n इज आल्सो mg, तो वो कैंसिल हो गया, तो F बाई W इज म्यू एंड म्यू इज a बाई जी। हाउ डू वी फाइंड आउट a, एक्सप्रेशन कैसे मिलेगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2s, और नीचे g था वो g रहेगा, देन आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज यू गेट 1 बाई 200, ओके, राइट। तो ये साइन हो प्लस माइनस साइन का डजंट मैटर, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड्स हियर, तो यहाँ माइनस साइन लिखोगे तो ठीक, नहीं लिखोगे तो ठीक, डजंट मैटर रियली, ओके। सो इट इज 1 by 200 इन बोथ केसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राइट। सो ये भी इजी क्वेश्चन है। A lighter object A and a heavier object B are initially at rest. तो दोनों initially rest पे है. So I can write down given things which I don't need actually. हम लोगों को जरूरत नहीं है इन चीजों की, मतलब UA equal to UB equal to 0. We don't need it anywhere. But just writing down for the sake of information. Both are imparted same linear momentum. ये important है. मतलब linear momentum जो हम लोगों ने इसको लीनियर मोमेंटम दिया, मतलब इनिशियली तो रेस्ट पे था, अब हम उसको मूव करने के लिए कुछ वेलोसिटी देंगे, मतलब मोमेंटम देंगे, और वो मोमेंटम सेम है। which will start with greater kinetic energy given this conditions। पहले दोनों रेस्ट पे थे और हमने दोनों को सेम वेलोसिटी दे दिया, तो which of these two objects starts with greater kinetic energy, right? Okay, so logically A should start with greater kinetic energy because अगर मास कम है, लाइटर ऑब्जेक्ट है, मास कम है, तो मास का जो इनर्शिया होता है, मतलब अपोजिशन टू मोशन, ये कम होता है। फॉर लो मासेस द अपोजिशन टू चेंज इन स्टेट इज आल्सो लेस। इसका मतलब इट विल स्टार्ट मूविंग इजीली, राइट? इसका मतलब इट विल मूव विद ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी, राइट? ये तो ओवरऑल हो गया, but we have to prove this mathematically, and you will see most of the places they don't really give solution to this. They say that lighter one will have more kinetic energy without given any reasoning. रीजनिंग देना जरूरी है, अगर मैथमेटिकल हो तो और भी अच्छा है। दूसरा, बहुत सारी जगह पे गलत करके रखा है, जैसे both will start with same energy. They don't start with same energy. Why? We'll see now. What is kinetic energy? Kinetic energy is half mv square। हमारे पास इंफॉर्मेशन किसका है? हमारे पास इंफॉर्मेशन है मास, मतलब मोमेंटम का, बेसिकली मास इनटू वेलोसिटी का, तो मोमेंटम का, बिकॉज दे आर टेलिंग यू दैट मोमेंटम इज सेम। ओके, तो एंड दे आर आस्किंग मी अबाउट काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूछा है और इंफॉर्मेशन दिया मोमेंटम का, मतलब पहले हम लोगों को ऐसा एक इक्वेशन जनरेट करना पड़ेगा जिसमें काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों हो। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ, मैं सिर्फ मास m के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ, इससे क्या हुआ? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ p स्क्वायर बाय 2m। p स्क्वायर बाय m मतलब सिंस p इज m इंटू v, तो सिर्फ मैंने मास से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, और एज आई कैन सी m स्क्वायर v स्क्वायर दैट इज p स्क्वायर, तो p स्क्वायर बाय ट्वाइस m आ गया। तो काइनेटिक एनर्जी इज p स्क्वायर बाय ट्वाइस m बेसिकली, बट p इज कांस्टेंट। p कांस्टेंट कैसे बोला उन्होंने? सिंस p इज इक्वल टू pv, तो दोनों केसेस में p की वैल्यू सेम है, तो फिर कांस्टेंट हुआ ना। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m, राइट? जिसका मास कम उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। देयरफॉर ऑब्जेक्ट A will have more kinetic energy since it is lighter। इसका मास कम होने की वजह से it will have same kinetic energy। तो क्वेश्चन was very simple, extremely simple question था। The only thing that you had to do here is to understand कि आपको kinetic energy में और momentum में relation बनाना है, and then you can just basically prove that they're inversely related, and if they're inversely related then it becomes simple। Next question, देखो the thing is 1 2 के बाद डायरेक्टली 9th, ऐसा क्यों? ऐसा इसके लिए क्योंकि as I told you I will be taking numericals related to what I have taught so far, right? और इसमें एक दो क्वेश्चन ऐसे भी है which are related to what I have taught, but I'm not taking today because
पहले एक बेसिक लेवल के क्वेश्चंस होते हैं एंड देन वी विल गो टू हायर लेवल, so those will be taken in upcoming sessions. While decreasing linearly from 3 Newton to 5 Newton, a force displaces an object from 3 meter to 5 meter. Acha, okay. Calculate the work done by the force during this displacement. I really enjoy this kind of question because ये graphically आपको solve करने होते हैं, not completely graphically, but to some extent. Why I am saying this? क्योंकि देखो अब क्या हो रहा है कि फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है, मतलब और वर्क डन निकालना है। तो आपको मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ व्हाट इज द वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। इज द फोर्स वेरिएबल? यस, इट इज वेरिएबल। क्यों? क्योंकि 5 न्यूटन से 3 न्यूटन हो मतलब वेरी हो रहा है, तो वेरिएबल फोर्स है। तो मैं मान लेता हूँ इनिशियली दिस इज पॉइंट ए वेयर द वैल्यू ऑफ फोर्स वाज 5 न्यूटन, देन and initially the displacement is like 3, मैंने बोला ही है that the initial position of the object is let us say 3, and then it is a variable force जो decrease हो रहा है, and decrease होते होते it is basically taking the object to 5. मान लेना ये straight line है, pardon me for my wrong drawing, but मान लो straight line है, so this is an assumption that this is a straight line, okay. Anyways, तो ये straight line है, ऐसा मान लो, good, right. So the thing is, मैं लिख देता हूँ ये straight line. I am sorry for this, but I have to write. This is a straight line. Anyways, हमको पता है work done by a variable force क्या होता है. Okay. What we know is, we know that work done by a variable force is given by work done by a variable force is, if you remember, W equal to integration from initial displacement to final displacement F dx. और यहाँ पे F is a function of displacement. F is a function of X basically. तो हमारे पास F का फॉर्मूला नहीं है, मतलब फॉर्म नहीं है, फंक्शनल फॉर्म नहीं है हमारे पास. We don't know how F can be represented in terms of X, right? We know actually, हमको पता है. कैसे पता है? तो मैथमेटिक्स लगाना पड़ेगा आपको. आपको पता होना चाहिए, अगर मैं F की जगह पे Y लिखता, Y एक्सिस पे, और X तो X ही है, तो आपको पता है फॉर अ स्ट्रेट लाइन, बट फॉर अ स्ट्रेट लाइन what we have is y is equal to mx, right? Okay, प्लस c नहीं लिख रहा हूं मैं because it is nowhere intersecting y axis. चलो लिख देते हैं. ओके, हमारे पास y की जगह पे f है. स्लोप कैसे निकालते हो आप? यू नो व्हाट इज स्लोप? यू नो स्लोप इज y2 minus y1 upon x2 minus x1. तो यहाँ पे y2 मतलब f2 minus f1 upon x2 minus x1 into x plus 0, क्योंकि y इंटरसेप्ट तो 0 है, y इंटरसेप्ट 0. ये सब करने की जरूरत नहीं थी, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कैसे आता है. स्लोप इज -1, वो ओरल है वो सब, बट आई जस्ट वांट टू टेल यू कैसे फाइंड करते हो. तो f मतलब y इज y एक्सिस पे f है, तो f2 यू नो दिस पॉइंट b, इस पे फोर्स की वैल्यू जो है उन्होंने बोला है 3 न्यूटन है, क्वेश्चन में बोला है. तो दिस इज 5 मीटर 3 न्यूटन, दिस इज 3 मीटर 5 न्यूटन. सो व्हाट इज f2 इज 3 न्यूटन, क्योंकि ये y एक्सिस का वैल्यू कभी भी बाद में लिखा जाता है कोऑर्डिनेट सिस्टम में, x, y लिखते हो ना, तो 5, 3 मींस 3 इज फोर्स, and minus f1 is 5, right? So you should know this. So 3 minus 5 upon x2 minus x1, x2 is 5 minus 3 into x plus 0 तो है ही, y इंटरसेप्ट. तो मुझे मिल गया -2 upon +2, मतलब मुझे मिल गया -1x, मतलब -x बेसिकली. तो फोर्स इज -x. ऑलराइट, ये एक्चुअली ओरल था,
when they say force is decreasing linearly from 5 Newton to 3 Newton and displacement is 3 meter to 5 meter, then you should know that slope is -1. क्योंकि पहली बात तो y एक्सिस की वैल्यू डिक्रीज होना मतलब होता है नेगेटिव स्लोप. सो यू आर गोइंग डाउन द हिल, है ना, डाउन द हिल आ रहे हो ना, नीचे आ रहे हो ना, तो दैट इज अ नेगेटिव स्लोप. अगर ऐसा उल्टा होता, अप द हिल इज ऑलवेज अ पॉजिटिव स्लोप, राइट. सो यू शुड नो दैट इट इज नेगेटिव. Anyways, f equal to minus x आया. Therefore, work done W will be equal to x1 to x2. What is x1? x1 हमको दिया है 3 मीटर, x2 हमको दिया है 5 मीटर. तो x1 to x2 मतलब 3 to 5. Force is minus x, तो f is minus x और dx is dx, right? Now what we know is minus तो बाहर निकाल दो. आगे आप सीखोगे, you will learn early in the later stages when you will do integration. That is not coming anytime soon for you, क्योंकि इंटीग्रेशन ये नॉर्मली 12वीं में होता है. तो एक ट्रिक होता है, द ट्रिक इज, आई यूज दिस ट्रिक, मुझे ये पसंद है और आप, आई थिंक यू विल आल्सो वांट टू डू दिस. बेसिकली नेगेटिव साइंस जो होते हैं ना, आई एम लिटिल एलर्जिक टू नेगेटिव साइंस, मुझे पसंद नहीं है. तो व्हाट आई डू इज, नेगेटिव साइन के लिए मैं क्या करता हूँ बेसिकली, give me a minute. Okay, anyways, excellent. Negative sign हटा देना, remove negative sign and just switch the limits. नीचे का लिमिट ऊपर गया, ऊपर का लिमिट नीचे गया. ये प्रॉपर्टी है इंटीग्रल्स का. इंटीग्रल्स विद लिमिट विच आर कॉल्ड एज डेफिनेट इंटीग्रल्स, उसका ये प्रॉपर्टी है. आप नेगेटिव साइन हटा के लिमिट्स को इंटरचेंज कर सकते हो और इससे आपके कैलकुलेशंस में गलती कम होगी, राइट. सो फॉर JEE यू मस्ट नो दिस, और फॉर CET आल्सो ऐसा करना चाहिए आपने आइडियली. इफ यू आस्क मी, आई टेल यू कि आप माइनस साइन हटा दो, क्योंकि बाद में समझेगा नेक्स्ट स्टेप में गड़बड़ कैसी होती है. सो वर्क डन W इज, x का इंटीग्रेशन अभी पता होना ही चाहिए आपको. x का इंटीग्रेशन होता है x²/2. ये जनरल फॉर्मूला है. आई हैव टेकन दिस अर्लियर आल्सो एंड टेकन this in JEE NEET class also, 5 to 3, right. So I just switched limits, nothing more. मैंने सिर्फ limits को switch किया है, that's it. Okay, right. So this is equal to, now upper limit, पहले तो 1/2 बाहर निकाल लो. x वेरिएबल है, वेरिएबल में अपर लिमिट डालो, मतलब 3 स्क्वायर इज 9, माइनस लोअर लिमिट डालो 5 स्क्वायर इज 25. तो ये आ गया आपका 9 minus 25, that is minus 16/2, मतलब -8 न्यूटन. तो फोर्स, सॉरी नॉट न्यूटन बट वर्क डन पूछा है आपको, तो ये आपको जूल में आएगा, तो -8 जूल, राइट. ओके, तो वर्क डन इज नथिंग बट इन टर्म्स ऑफ जूल, दैट इज 8, राइट. मैं वापस बता रहा हूँ क्वेश्चन बहुत सिंपल है. हमारे पास एक वेरिएबल फोर्स है जिसकी वैल्यू 5 न्यूटन से 3 न्यूटन हो रही है, सो इट इज डिक्रीजिंग बेसिकली. और ये फोर्स जो है वेरिएबल फोर्स, इट इज प्रोड्यूसिंग सम डिस्प्लेसमेंट, और ये एक ऑब्जेक्ट को 3 मीटर से 5 मीटर पे ले जा रहा है. तो व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस वेरिएबल फोर्स, दैट इज व्हाट दे आर आस्किंग यू. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको पता है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स इज इंटीग्रेशन f dx, दैट इज इक्वेशन नंबर 1 लेट अस से. बट f यहाँ पे x का फंक्शन चाहिए, मतलब f के इक्वेशन में x आना चाहिए, नहीं तो सॉल्व नहीं होगा. क्यों नहीं होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन x पे है और लिमिट्स भी x पे है. तो यू कैन नॉट सॉल्व इट इफ यू डोंट राइट f इन टर्म्स ऑफ x. तो वो कैसे करेंगे फिर हम लोगों ने y एक्सिस पे फोर्स को प्लॉट कर दिया और x एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट को प्लॉट किया है. फोर्स 5 न्यूटन से 3 न्यूटन हो रहा है, तो इट इज अ स्ट्रेट लाइन डिक्रीजिंग विद अ डिक्रीजिंग स्लोप. मान लो ये स्ट्रेट लाइन है. आई एम रियली सॉरी फॉर माय ड्राइंग बट इट इज अ स्ट्रेट लाइन. एनीवेज यू जस्ट अज्यूम इट इज अ स्ट्रेट लाइन. ओके, राइट. तो व्हाट वी नो इज स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस c. y क्या है, f है. m क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, राइट. तो स्लोप निकाल सकते हो.
और c इज y इंटरसेप्ट, यहाँ पे तो y एक्सिस को इंटरसेप्ट ही नहीं हो रहा, तो फिर उसकी वैल्यू 0 रहेगी. तो you will get f is equal to minus x after solving everything. So you put f equal to minus x over here, and if you want to get rid of negative signs, negative sign हटाना है आपको, तो लिमिट्स को स्विच कर दो आप, ना, जस्ट लिमिट को स्विच कर दो. So work done is x square by 2, so between 3 to 5, and substituting values you get work done as minus 8 joule. Okay, तो प्लस साइन हो माइनस साइन हो इट्स ओके. एनीवेज यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है आपके टेक्स्ट बुक में, तो डजंट मैटर. प्लस 8 जूल माइनस 8 जूल. देखो वर्क डन में प्लस माइनस का कुछ मतलब होता है. सो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम या वर्क इज डन बाय द सिस्टम, यही दो फर्क होता है. ओके, तो हम लोग ये सब चीजें बाद में देखेंगे, बट इफ यू आर गेटिंग माइनस 8 जूल दैट इज परफेक्टली फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन, वहाँ पे उसी टाइप का क्वेश्चन है. यहाँ पे सिर्फ फोर्स को डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट देके रखा है आपको. तो वेरिएशन ऑफ अ फोर्स इन अ सर्टेन रीजन इज गिवन बाय F इक्वल टू 6x स्क्वायर minus 4x minus 8. It displaces an object from x equal to 1 meter to x equal to 2 meter. Calculate the amount of work done. आपको work done निकालना है. तो x1 to x2 f dx. Okay. So that is 1 to 2. F is 6x square minus 4x minus 8 dx. So मैंने आपको पहले भी बताया था ये कि आप सिर्फ क्या करते हो, हर एक टर्म को इंडिविजुअली इंटीग्रेट करते हो. तो यू इंटीग्रेट ऑन द फर्स्ट टर्म 6x स्क्वायर dx, फिर माइनस साइन, फिर इंटीग्रेशन 4x dx, फिर माइनस साइन, फिर इंटीग्रेशन 8 dx. और जो लिमिट्स होते हैं, क्योंकि हमने एक ही इक्वेशन को स्प्लिट कर दिया है, तो हर एक इंटीग्रल पे लिमिट सेम जाएंगे. मतलब मैं क्या लिखूंगा, 1 to 2, 1 to 2, 1 to 2 फॉर ईच इंटीग्रल. दिस इज वन वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन. एक तरीका ये है. दूसरा तरीका ऐसा है कि ये सब 1 to 2, 1 to 2 हर एक इंटीग्रल के बाहर लिखने की जगह पे व्हाट यू कैन डू इज, आप सीधा इस ब्रैकेट पे 1 से 2 लिमिट लिख सकते हो. तो क्वेश्चन इज सिंपल. वर्क डन का जो फॉर्मूला वो है, वो वर्क डन का फॉर्मूला है इंटीग्रेशन एफ डी एक्स फ्रॉम x1 to x2. राइट, सिर्फ मैं इंडिविजुअल टर्म को स्प्लिट कर रहा हूँ क्योंकि मैं इंटीग्रेशन टर्म बाय टर्म करता हूँ, और वैसा ही करना चाहिए. तो वर्क डन W इज 6 कांस्टेंट आउटसाइड इंटीग्रल x स्क्वायर dx, minus 4 कांस्टेंट आउटसाइड इंटीग्रल x dx, minus 8 कांस्टेंट आउटसाइड इंटीग्रल integration just over dx, and limits for all of them are between 1 and 2. So work done W is 6 x square का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3 आना चाहिए. मैंने लास्ट प्रॉब्लम में भी ये यूज किया है. ओके, अगर आपको नहीं पता तो बता देता हूँ मैं. इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n dx का फॉर्मूला होता है x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए. नाउ x रेज टू 2 मतलब n की वैल्यू 2, उसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, x रेज टू 2 प्लस 1 मतलब 3, x रेज टू 3 अपॉन 3, माइनस 4 x स्क्वायर बाई 2, क्योंकि x रेज टू 1 है तो n की वैल्यू 1 है, x रेज टू 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो ये आ गया. माइनस 8, दिस इज सिंपल. यहाँ पे dx, इंटीग्रेशन ऑफ जस्ट dx इज x. अगर ये भी ये फॉर्मूला से लाना है तो आ सकता है. It can also be done using that formula. सिर्फ मैंने n की जगह पे 0 लिखना है. यहाँ पे anything raised to 0 is 1, तो यहाँ पे 1 dx है basically. Okay, you need to understand this. So substituting using that formula again, you are using that formula again, you get integration of dx as x only from 1 to 2. Now what you have is 1za, 2za, 1za, 2za. So you have 2x cube minus 2x square minus 8x between limits 1 and 2. फिर मैंने बताया जब लिमिट्स आपके पास हो, व्हाट आर लिमिट्स बेसिकली, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, बस और कुछ नहीं उसका मतलब होता है. मिनिमम वैल्यू मतलब जहां से मोशन स्टार्ट हुआ, मैक्सिमम वैल्यू मतलब जहां तक ऑब्जेक्ट गया. दिस इज व्हाट यू मीन बाय लिमिट्स. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना पड़ेगा, वो रूल है. अब वो रूल क्यों आया, you will have to wait until you learn integration in details, right? I will tell you
required mathematics as and when and as much as required. जितना जरूरत होगा मैं उतना आपको बताऊंगा, राइट? अदरवाइज ऐसा ना हो कि फिजिक्स छोड़ के हम मैथमेटिक्स का क्लास चालू कर दें, सो विच आई डोंट वांट रियली. तो बट इफ यू फील दैट यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग समथिंग, यू कैन आस्क मी, वो प्रॉब्लम नहीं है. तो अभी आपको हमेशा याद रखना, जब लिमिट्स हो तो वेरिएबल एक्स है यहाँ पे, क्योंकि वेरी क्या हो रहा है, डिस्टेंस से तो वेरी हो रहा है ना, बोला ही है डिस्प्लेसेस एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू 2. तो अपर लिमिट डालना, कभी भी पहले अपर लिमिट डालना, तो x की यहाँ पे 2 डाल दिया, जहां जहां x है वहां वहां 2 सब्स्टिट्यूट कर दिया, फिर बीच में एक माइनस साइन, फिर जहां जहां पे x है वहां पे लोअर लिमिट मतलब 1 डाल दिया. इसको सॉल्व करो. तो दिस इज 2 क्यूब इज 8, 8 टू द 16, 4 इंटू 2 इज 8, माइनस 16 आ गया, माइनस 2, 2 एंड 8, तो ये 16 है, प्लस 16 माइनस 16 प्लस 2 माइनस 2 गया, तो माइनस 8 माइनस ऑफ माइनस प्लस 8, दैट इज इक्वल टू 0. सो वर्क डन इज 0 एंड आंसर इज 0, विच इज करेक्ट. तो व्हाट वी हैव डन न्यू, नथिंग एक्चुअली, क्योंकि हमारे पास वर्क डन की वैल्यू 0 ही है और 0 ही रहेगी. तो यू जस्ट हैड टू सिंप्लीफाई दिस, और कुछ नहीं करना था हमको. तो इजी है, ऑल यू आर डूइंग इज इंटीग्रेशन. सो अकॉर्डिंग टू मी दिस इज एक्चुअली अ क्वेश्चन फ्रॉम मैथमेटिक्स. फिजिक्स सिर्फ इतना है, वर्क डन इज इंटीग्रेशन एफ डी एक्स, दैट्स इट. बाकी सब इंटीग्रल्स है. And if you're planning to skip any part of mathematics and if you want to do engineering, don't do it. पूरा मैथमेटिक्स अच्छे से करो, तो you have to do it, आपको लगने वाला है ये. Next is also good question. A spring ball of mass 0.5 kilogram, आपको मास दिया हुआ है. I will use capital M for this. So capital M, 0.5 kg का आपके पास मास है. इट इज ड्रॉप फ्रॉम सम हाइट. तो ऐसा सिचुएशन है, ये एक मास को ड्रॉप किया फ्रॉम सम हाइट, ऑन फॉलिंग फ्रीली फॉर 10 सेकेंड्स, मतलब 10 सेकेंड तक ये फॉल हुआ. सपोज यहाँ तक आ गया होगा 10 सेकेंड के बाद, ओके. आफ्टर फॉलिंग फ्रीली फॉर 10 seconds, it explodes into 2 fragments. अब ये it explodes into 2 fragments. By the way, I gave you assignment about this. There were 2 cases. One v1 equal to 1 and 3 or something like that. I don't remember values now. And I wanted you to check why we cannot have one of these cases. और मैंने बताया भी था, एक केस में एक फ्रैगमेंट की v1 या v2 की वैल्यू 0 आ गई थी, एंड देन दैट टाइम आई टोल्ड यू इट इज नॉट पॉसिबल. ब्लास्ट के बाद एक फ्रैगमेंट वेलोसिटी 0 हो जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता. वेलोसिटी 0 का मतलब क्या होता है, फिर ब्लास्ट हुआ और एक फ्रैगमेंट वहीं पे हवा में लटका रहा विदाउट एनी सपोर्ट, वैसा नहीं होता है. तो दैट इज व्हाट यू हैड टू थिंक. तो ठीक है, यू हैव टू चेक इट आउट, बट इट इज समवॉट सिमिलर क्वेश्चन. तो अब ब्लास्ट होने के बाद, 2 फ्रैगमेंट्स होने के बाद, इट एक्सप्लोड्स इनटू 2 फ्रैगमेंट्स ऑफ मास रेशो. तो मास इसका रेशो बता दिया, m1 और m2 बता दिया आपको बेसिकली. यस, पता होना चाहिए. m1 क्या है, फिर कैपिटल M/3. m2 क्या है, 2m/3. 1:2 का मतलब क्या होता है, 1:2 का मतलब ये होता है कि एक के पास 33%, 33.33% गया, मतलब 1/3 गया, और दूसरे के पास 2/3 गया. दैट इज 1:2 ना. तो इफ यू हैड 100 किलोग्राम ऑब्जेक्ट एंड इट एक्सप्लोडेड, तो 100 में से 33.33 एक के पास गया और बचा हुआ 66.66 से 67 जो भी होगा, दैट वेंट टू अनदर. अगर इफ यू डोंट ट्रस्ट मी, जस्ट टेक रेशियो ऑफ दिस, क्योंकि आपको m1:m2 दिया है ना उन्होंने. सो m1:m2 आपको क्या बोला है, 1/2. मैंने लिखा m1 m/3 और m2 2m/3, तो m1:m2 करके देख लो, वापस से 1/2 आएगा ही वो.
right? So it will be 1/2. So that is what you need to understand now. अभी इसके आगे जब मैंने बोला कि 1:2 रेशियो में मास स्प्लिट हो गए, तो इसका मतलब एक के पास 1/3 गया, एक के पास 2/3 गया. अगर मैंने बोला 1:1 में, मतलब दोनों के पास हाफ ऑफ मास चले गया. सो एक m/2 लेके गया, दूसरा m/2 लेके गया. तो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर ऑनवर्ड्स, राइट? गुड. देन अभी उन्होंने बोला द लाइटर फ्रैगमेंट. नाउ आई विल स्टार्ट नेमिंग फ्रैगमेंट्स. द लाइटर फ्रैगमेंट continues to travel downwards with a speed of 60 मीटर पर सेकेंड. दो टुकड़े होने के बाद जो पहला टुकड़ा था उसका स्पीड 60 मीटर पर सेकेंड है. एंड आपको पूछा है कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी सप्लाइड ड्यूरिंग द एक्सप्लोजन. सो यू आर सपोज टू फाइंड आउट व्हाट इज के सप्लाइड. व्हाट इज के सप्लाइड हमने ऑलरेडी एक इस टाइप का क्वेश्चन किया है. अगर आपको याद होगा इस टाइप के क्वेश्चन में हमने पहले तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ दिस बॉल बिफोर एक्सप्लोजन निकाला था, तो दैट इज u + at. और u 0 है, क्यों 0 है? क्योंकि उन्होंने बोला है ड्रॉप्ड. देखो ड्रॉप करना मतलब ड्रॉप करना. ओके, देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स. वन इज ड्रॉपिंग एन ऑब्जेक्ट एंड वन इज थ्रोइंग एन ऑब्जेक्ट, राइट? फॉर एग्जांपल, आई हैव अ पेपर बॉल हियर. I am dropping it. इसको बोलते हैं ड्रॉप करना. Then I am throwing it. इसको बोलते हैं थ्रो करना. डिफरेंस क्या हुआ? जब आप ड्रॉप करते हो तो इनिशियल वेलोसिटी 0 था. इट टेक्स मोर टाइम टू रीच ग्राउंड. जब आप थ्रो करते हो तो इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा था, so it takes less time to reach the ground. That is the basic difference between dropping and throwing. Good. So we are supposed to find out kinetic energy supplied. Solution बहुत इजी है. ऑल यू हैव टू डू इन सच एग्जांपल इज यू नीड टू रिमेंबर टू थिंग्स. दो फॉर्मूला लगाने हैं हमको. एक तो इनिशियल लीनियर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल. इनिशियल तो कैपिटल मास इनटू v आएगा, है ना? इनिशियल मतलब मैं यहाँ पे जब मैं इनिशियल बोलता हूँ तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस इनिशियल पोजिशन. ये इनिशियल नहीं है. Okay, don't mistake it with when you drop it from rest. That is not initial, because जब explosion हुआ that is initial, और explosion के बाद final. Okay, so initial is somewhere here before explosion. So initial momentum क्या था? A ball was falling with mass m and velocity v. That is initial. और v हम निकालेंगे अभी. u + at. u is 0. a is basically, as you know, a is g. क्योंकि ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रहा था वो, तो a की वैल्यू में डालूंगा 10. और 10 सेकंड में बोला है, बिकॉज आई टोल्ड यू दैट आफ्टर 10 सेकंड इट एक्सप्लोड्स. तो इट एक्सप्लोड्स आफ्टर 10 सेकंड. सो v इज बेसिकली a into t, that is 10 into 10, that is 100. okay, so that we will be needing later to solve. तो ये हो गया बिफोर एक्सप्लोजन लीनियर मोमेंटम. आफ्टर एक्सप्लोजन m1 v1 जो पहला फ्रैगमेंट है उसका प्लस जो दूसरा फ्रैगमेंट है उसका, क्योंकि एक्सप्लोजन के बाद दो टुकड़े हो रहे हैं. What was capital M? Anyways, I will not use value of capital M here for the time being, क्योंकि कैलकुलेशन कम करने हैं मुझे. I don't want कि 0.5 डालूं फिर मैं सॉल्व करूं. I don't like it. So what I'll do is I'll keep M as M. And V is 100. What is M1? M1 is capital M/3. What is V1? Okay, V1 हमको दिया हुआ है 60. M2 is, this is 60. Okay, M2 is 2m/3. V2 फाइंड करना पड़ेगा. V2 क्यों फाइंड कर रहा हूँ वो समझेगा आपको नेक्स्ट स्टेप्स में. तो सबसे पहले तो ऐसा है कि मैं मास कॉमन निकाल के कैंसिल कर सकता हूँ. तो ये 1 जा, ये 20 जा, तो मुझे मिल गया 100m. m कॉमन निकाल लिया. 20 + 2/3 V2, बिकॉज आई हैव टेकन आउट m कॉमन. कैंसिल एंड कैंसिल. इसको सॉल्व करूँगा. देन आई विल गेट 100 - 20 एज 80, क्योंकि 20 शिफ्ट होगा वहाँ पे, तो 80. 100 में से 20 गया 80. फिर बचा 2/3 V2. मैं डायरेक्टली करने वाला था, बट एनीवेज आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू. 1 जा 40 जा. सो V2 इज नथिंग बट 120 मीटर पर सेकेंड. तो दूसरा फ्रैगमेंट जो हुआ, एक टुकड़ा जो है दैट वेंट विद वेलोसिटी v1 which is 60 मीटर पर सेकेंड, and the other piece went off with a speed of
120 meter per second. This is what we have found out so far. Why we have to find V2? क्योंकि अगर आपको याद होगा K सप्लाइड का फॉर्मूला हमने लास्ट टाइम जब यूज किया था, that was from example, I mean solved example. तो kinetic energy provided or supplied is equal to, मैंने बताया था आपको, is equal to initial kinetic energy माइनस या प्लस फाइनल kinetic energy, कुछ तो ऐसा फॉर्मूला था. You need to remember this. Okay, so that was like final kinetic energy minus initial kinetic energy, something like that. So Ke final minus Ke initial. Kinetic energy supplied find करना है. What is Ke final? दो टुकड़े हो गए, तो both of these fragments are moving and both of these fragments have mass, so both of these fragments have kinetic energy. If there is mass and speed, there is kinetic energy. So what is this? This is half m1 v1 square, पहले टुकड़े का kinetic energy, plus दूसरे टुकड़े का kinetic energy, and minus half capital mv square, मतलब before blast, because kinetic energy initially is before blast, before explosion. You just have to substitute these values now. You know what is this? Okay, ये है capital m/3. v1 आपने अभी दिया हुआ है, v1 60 square, और v2 हमने फाइंड किया, और m2 क्या है, 2m/3 है, and v2 is 120 square and minus half capital M तो दिया ही हुआ है, and then v square was 100 basically, right, 100. तो before explosion ये v की वैल्यू मैंने 100 निकाली थी, which I should not be writing over here, otherwise you will be confused between two values. Oh, but apart from diagram हम लोगों ने बाकी जगह पे भी नोट डाउन किया ही है इसको. So your task is just to solve this now, and capital M की वैल्यू हमको पता है, capital M is 0.5. So you should solve this and you should get this to be 200 joule, क्योंकि आंसर में 200 बोला है. So I will leave the part of calculations on to you. तो 200 जूल आना चाहिए और आएगा. Okay, so this is what you should be getting, right? तो क्वेश्चन इजी था. क्वेश्चन में हमारे पास एक बॉल है, it is falling down, it basically starts from rest, it is dropped, falling down and then blast, and it gets split into two parts. So you have to find at the moment of explosion, जब explosion हुआ तब उसका speed कितना था, क्योंकि that will give you idea about initial kinetic energy before explosion, and after explosion you should know what are the speeds of individual fragments, पहले का और दूसरे का speed कितना था. अगर वो पता होगा आपको तो आपको दोनों फ्रैगमेंट्स का फाइनल काइनेटिक एनर्जी मिलेगा, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी सप्लाइड इज नथिंग बट फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. सो और अगर ये फॉर्मूला याद नहीं रहे तो लॉजिक लगा देना. लॉजिक ये होता है कि पहले से जो मास था इट वाज फॉलिंग, फॉलिंग मतलब मूविंग, मूविंग मतलब इसका खुद का एनर्जी था पहले से काइनेटिक एनर्जी, और फिर इंटरनली भी सप्लाई हो गया और ब्लास्ट हो गया. तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि इंटरनली सप्लाई हुआ ब्लास्ट हुआ तो जो पहले था वो भूल जाओ. नहीं, वी कैन नॉट फॉरगेट, वी नो दैट इनिशियल काइनेटिक एनर्जी था. इसका मतलब क्या होता है, अगर आपको सच में क्वेश्चन समझना है अच्छे से तो इसका मतलब ये होता है कि जब ब्लास्ट हुआ, ओके, ब्लास्ट जब हुआ उसके बाद जब दो पीसेस हुए और हर एक पीस जो काइनेटिक एनर्जी साथ में लेके गया, तो दैट काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट जितना इंटरनली सप्लाई हुआ है और जितना पहले से था, that is equal to what these fragments are taking. तो kinetic energy supplied plus initial kinetic energy that is equal to final. सिंपल है. अगर आप कोई और सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहो तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, मेरे पास 10 रुपए थे, मुझे कोई आगे 15 रुपए और दे गया तो मेरे पास 25 रुपए हो गए. वही है यहाँ पे, that is what it is. You see, मेरे पास 10 रुपए थे, मुझे कोई आके और 15 दे के गया, टोटल 25 हो गया और मैंने 25 भी दो में बांट दिए. This is what it is basically. Okay, so you have to relate it like this. I am sorry for my poor analogies. It is not poor but I understand कि ऐसा ही समझ में आएगा. एक बॉम्ब था और हमने उसको फायर करके ऐसा हवा में फेंक दिया. फेंक दिया का क्या मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी कुछ दे दिया, तो ऑलरेडी काइनेटिक एनर्जी है, फिर ब्लास्ट हुआ
फिर इंटरनल एनर्जी भी सप्लाई हुआ इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी. सो दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर. सो द क्वेश्चन इज सिंपल. तो ये अगर ऐसा कंफ्यूजन होता है ना प्लस माइनस का, ये माइनस कंफ्यूजन होगा मुझे पता है, तो ऐसा याद रख लेना. ये तो लॉजिक है ना, दैट इज बेसिक रीजनिंग. ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, ऑलरेडी एनर्जी है, अंदर से भी सप्लाई हो गया. हाँ, फिर जो था प्लस सप्लाई हुआ वो कहाँ गया, ब्लास्ट होने के बाद दो टुकड़े रह गए, तो इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी. नेक्स्ट क्वेश्चन, and I don't know, probably the last question of the day. Yeah. So a marble of mass 2m traveling at 6 centimeter per second is directly followed by another marble of mass m with speed double speed. तो सबसे पहले a word of caution, handle with care. ना, ये क्वेश्चन हैंडल विद केयर क्वेश्चन है, क्योंकि होता क्या है अल्टीमेटली, अगर पूरा क्वेश्चन मैं पढ़ दूं तो a marble of mass 2m traveling with 6 centimeter per second is followed by another marble of mass m with double speed after collision होने के बाद. The heavier one travels with average initial speed of the two, मतलब v1 plus v2 by 2, u1 plus u2 by 2, sorry, क्योंकि फाइनल स्पीड बोला है is average of initial speed, so u1 plus u2 by 2. Calculate the coefficient of restitution. तो confusion कहाँ होता है, E is equal to v2 minus v1 upon u1 minus u2. स्टार्ट ही यहाँ से करते हैं, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट ही गलत है. मैंने आपको बताया था, ये तभी बताया था कि ये फॉर्मूला उस पर्टिकुलर केस जो हमने लिया है उससे रिलेटेड है. उस पर्टिकुलर केस में हमने क्या किया था, हमने बोला था हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है u1 with mass m1 and moving another object is moving with u2 with mass m2, और हमने यहाँ पे पहले ही बोला था u1 is greater than u2, hence u1 minus u2 is velocity of approach. So that word of caution you need to take care of. जिसने डायरेक्टली कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के फॉर्मूला से स्टार्ट किया, आई कैन टेल यू, आई कैन गारंटी यू, गए काम से. ओके, तो वैसा नहीं करना. लॉजिक है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का, आपको लॉजिक पता होना चाहिए. दैट it is just a ratio of velocity of separation to that of velocity of approach. So according to the given conditions, a marble of mass 2m, जो पहला आया उसको m1 बोल के खत्म करना. डोंट वरी अबाउट ये हेवी है, इसको 2 नंबर दूंगा, nothing, doesn't matter. It is moving with 6 centimeter per second. Directly followed by, इसको कोई फॉलो कर रहा है, तो ओके राइट. तो u1 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड. मतलब ऐसा है कि ये जो मास है इसको मैं 1 नाम दे देता हूँ. तो दैट इज ऑब्जेक्ट नंबर 1, मास m1 एंड स्पीड इज u1. इट इज फॉलोड बाय, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, डायरेक्टली फॉलोड बाय मतलब ये पीछे से उसका स्ट्रेट लाइन में सेम डायरेक्शन में कोई पीछा कर रहा है विद स्पीड u2. mass is m2 and m2 is m and u2 is double of u1, मतलब 2 times of u1 है, मतलब 2 into 6 आएगा वो, तो 2 times of u1 मतलब 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड आएगा. राइट. तो you should know that here velocity of approach in this case ua is u2 minus u1. ओके, क्योंकि मैंने क्वेश्चन पढ़ा और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं नोमेनक्लेचर नाम देते गया. वैसे नॉर्मली हमने क्या किया था, जो पीछे है जो फॉलो कर रहा है उसको 1 बोला था, जो आगे उसको 2 बोला था. तो यहाँ पे मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, और यही करेक्ट वे है क्वेश्चन सॉल्व करने का. तो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, 12 minus 6 मतलब 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड. राइट, गुड. हमको चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, तो वी विल सॉल्व. बट अगेन वन मोर थिंग इज गिवन, द हेवियर वन. हेवियर कौन सा है, पहला. ओके, हेवियर वन ट्रेवल्स विथ एवरेज इनिशियल स्पीड ऑफ द टू आफ्टर कोलिजन. तो मतलब v1 फाइनल स्पीड ऑफ द फर्स्ट हेवियर का, इट इज u1 plus u2 by 2.
What is u1? 6. What is u2? 12/2. मतलब 18/2 is 9 centimeter per second. So this much information we have. हमको फाइंड करना है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E. हमको पता है फॉर्मूला E का. The formula is very simple. Velocity of separation upon velocity of approach. अब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन निकाल लेते हैं, लेकिन वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन निकालने के लिए हमको v2 की जरूरत पड़ेगी. We don't know what is the final speed of second object after collision, पता नहीं है. वो कैसे निकालोगे? सिंपल है, conservation of linear momentum. Okay, so according to conservation of linear momentum, what we have is m1 u1 plus m2 u2 equal to m1 v1 plus m2 v2. राइट. m1 हमको पता है 2m है, u1 हमको पता है 6 है, m2 हमको पता है m है, और u2 जो है वो 12 है. And m1 is again 2m, v1 that is average of the two, 9, plus m2 is m, and v2 we are supposed to find out. So solve करेंगे. 12m plus 12m 24m. This is 18m जो यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा. That is equal to v2 into m. राइट. तो ये सॉल्व करेंगे हम लोग, तो हमको मिल जाएगा v2 इक्वल टू 6. तो 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड मिल गया हमको वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन. राइट. मतलब ये कोलिजन होने के बाद का सिनारियो है. दिस इज v2 सेकेंड ऑब्जेक्ट, दिस इज v1 फर्स्ट ऑब्जेक्ट. तो हमको यहाँ से वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन मिल जाएगा. सो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन is, what is velocity of separation by the way? दोनों का डिफरेंस हमेशा बड़ी में से छोटी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करना. यू ऑलवेज हैव टू सब्ट्रैक्ट स्मॉलर वैल्यू फ्रॉम द बिगर वन. तो v1 है बड़ा यहाँ पे, तो 9 minus 6 that is 3 centimeter per second. अप्रोच के लिए भी तो वही किया ना, जिसका वैल्यू ज्यादा है उसमें तो छोटा सब्ट्रैक्ट किया. तो सेपरेशन के साथ ऐसा भेदभाव क्यों करेंगे हम लोग? यू नो, वी आर नॉट बायस्ड, सो वी विल बी ऑलवेज सब्ट्रैक्टिंग स्मॉलर वैल्यू फ्रॉम बिगर वन. So E is what? E is velocity of separation, that is v1 minus v2 in our case, and approach that is u2 minus u1 in our case. वैसे डायरेक्ट फार्मूला यूज करते तुम तो भी यही करेक्ट था, कोई फर्क नहीं पड़ता है. इफ यू यूज डायरेक्टली, सिर्फ हमने उल्टा लिखा था. E is equal to v2 minus v1 upon u1 minus u2, ऐसा हमने लिखा था. That's the only thing we have done. Right. So v1 minus v2 is 3 and u2 minus u1 हमारे केस में basically 6 है, if I'm not wrong here. This one is 6. So 3/6 is half, which is 0.5. So coefficient of restitution you should get 0.5. Right. तो क्वेश्चन सिंपल था. आप डायरेक्टली भी फॉर्मूला यूज करोगे तो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट देन v2, v1, u2, u1 के वैल्यूज को प्रॉपरली कैलकुलेट समझ के करना होगा, अदरवाइज यू विल get wrong answers. Or I've seen many books, many notes, I don't know, वहाँ पे 1 वैल्यू दिया है, उन्होंने बोला है E equal to 1, or it doesn't turn out to be 1. You have to do it in a proper way. तो nomenclature आप कैसे कर रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन समझो. हमारे क्वेश्चन में जो ऑब्जेक्ट का मास 2m था, जो लीड कर रहा था, मतलब आगे जा रहा था, उसको मैंने 1 बोल दिया. जो पीछे से आ रहा था उसको मैंने 2 बोल दिया, और पीछे वाला आगे वाले को पकड़ने वाला है कोलिजन के लिए, मतलब u2 हैज टू बी ग्रेटर देन u1. तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच यहाँ पे u2 माइनस u1 लिख दिया हमने. फिर हमने v1 फाइंड कर दिया अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन. फिर अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमको v2 मिल गया. तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v1 माइनस v2 क्यों है? क्योंकि v1 इज ग्रेटर देन v2 हियर. तो जो बड़ा होगा उसमें से छोटे को सब्ट्रैक्ट करना, यू गेट योर रिक्वायर्ड वैल्यूज, required parameters. Then using the formula definition of
coefficient of restitution, we have just found out that E is 0.5. And that's it. We'll continue in the next session.